हेलो 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 हेलो। अरे यार, इतनी मजेदार बात बोल दी मैंने और साउंड ही ऑन नहीं था। हम्म। अब दोबारा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि दोबारा ना वो नेचुरलिटी नहीं आएगी, है ना। एक बार तो नेचुरली बोला जो बोला, अब दोबारा नहीं बोल सकते उसको, उसमें नेचुरलिटी नहीं आएगी आपकी, पता है आपको। ठीक है। अब साउंड आ गया ना तो कोई बात नहीं, बात मिस हो गई तुमसे। कई महत्वपूर्ण सूत्र जो मैंने तुम्हें बताए वो माइक ना ऑन होने की वजह से मिस हो गए बेटा। हम क्या करें, इसमें हमारी क्या ही गलती है। ठीक है। ओके। अब ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। ओके। तो अभी हम इंस्टॉलमेंट के केसेस डिस्कस करने थे। कल मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज किया अच्छा खासा, उसके बाद घर भेज दिया कि जाओ। ठीक है। आज थोड़ा सा अ, समझा देते हैं कुछ अच्छा। ओके, ऐसा ही इंस्टॉलमेंट भी तुम्हारा हो ही जाए। हाँ। ऑलराइट। स्क्रीन में क्लैरिटी नहीं है। फोनवा धूल में गिरा होगा, तुम्हारा धूल मिट्टी लगा होगा, इसलिए क्लैरिटी नहीं है। चकाचक यहां से जा रहा है सब कुछ, चकाचक। चलो, अब देखते हैं, समझते हैं। और थोड़ा सा अलग सिरे से मैं शुरू करूंगा इंस्टॉलमेंट का जो केस है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और एक फार्मूला भी दे देंगे, रट लो, लगा लेना एग्जाम में आ गया तो देखो, मैं लिख रहा हूं कुछ कि मान लिया आपने एक एक बहुत कॉमन टर्म है, राइट, कि एसआई पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, ए अमाउंट, ए इज द अमाउंट is due n years hence and repaid in n equal installments, sorry, installments of rupees x each, r% per annum is rate of interest, find x, find the value of x। चलिए, थैंक यू डोनाल्ड जी, अगर आपको समझ में आया। कल मैं गुस्सा हो गया था, पर समझ में आ गया। अब गुस्सा नहीं होना, ठीक है। ओके, चलो अच्छी बात है।
हम तो डर ही गए पढ़ के कि आप गुस्सा हो हमारे ऊपर। डोनाल्ड डक आपका नाम है, उठा के पटक दो, क्या पता। ठीक है। A amount is due an year hence and repaid in n equal installments of x rupees each. R% per annum is rate of interest, find x. अब यार ये सवाल ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां ये जो टर्म है, यही सवाल जो है एग्जाम में टर्म इसी के साथ आता है। तो A amount is due n years hence, इसका मतलब समझ रहे हो आप कि n साल के बाद जो टोटल ड्यू अमाउंट है वो A है। मतलब ये ड्यू अमाउंट आपको n साल के बाद वाला दिया है, t बराबर n पे। t बराबर n पे a अमाउंट ड्यू है, ये दिया है आपको। ड्यू अमाउंट निकालना नहीं है किसी तरीके से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा वगा के निकाल रहे हैं, नहीं निकालने का। a इज द ड्यू अमाउंट n ईयर हेंस, आज से n साल के बाद वो ड्यू अमाउंट n है। लोन अमाउंट जो ड्यू है तुम्हारा वो n है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, a अमाउंट इज ड्यू n ईयर्स हेंस। तो ये जो फॉर्मूला है वो इस स्टैंडर्ड केस के लिए डिराइव है कि a इज द ड्यू अमाउंट n ईयर हेंस। तो अब जरा ध्यान से देखो, हम t बराबर n पे सबको बराबर करेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो जरा एक बात बताओ कि जो हमारा इंस्टॉलमेंट आखिरी वाला होगा, आखिरी वाला इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट क्या होगा? क्या उस इंस्टॉलमेंट की वैल्यू x ही होगी? सब समझा चुका हूं कल, आज समय है उसको अप्लाई करने का। क्या ये इंस्टॉलमेंट जो t बराबर n पे हुआ है, जो t बराबर n पे आपका इंस्टॉलमेंट अरे रुक जा यार, जो t बराबर n पे इंस्टॉलमेंट पे हुआ है उसकी वैल्यू x ही होगी? यस। अच्छा एक बात बताओ कि जो इंस्टॉलमेंट तुम्हारा t बराबर n-1 पे पेमेंट हुआ है, क्या वो वैल्यू बदल के अब x इंटू 1 प्लस r बाई r, अगर मेरा ध्यान से देखना पर एनम रेट है, तो क्या ये वैल्यू बढ़ के r बाई 100 हो चुका होगा? यस, हो चुका होगा, कोई शंका है इसमें? नहीं। अच्छा, एक इंस्टॉलमेंट t बराबर n-2 पर आया होगा, उसको 2 साल मिलेंगे, तो वो वैल्यू n पर 1 प्लस 2r बाई 100 होगा। ये एक रात का समय आपको इसीलिए दिया था मैंने, और दिन का, ताकि ये बात जब मैं आज लिखूं तो तुम्हें दिक्कत ना हो। आयुष सक्सेना को देखो, क्या हो गया है तुमको? सर अब आप अर्जुना 2 वालों को पढ़ाओगे, हमें नहीं? नहीं पढ़ाएंगे तुमको अब हम। अर्जुना 1 से मैं बोर हो गया हूं, अब कह रहे हैं अर्जुना 2 को ही पढ़ाता हूं। रोज क्लास में तुम आओगे नहीं तो तुम यही सब सोचोगे। ठीक है, ये बात वही होगी, मम्मी पापा से बोले कि जैसे अब मैं, जब मुझे याद है मैं छोटा सा था, आई थिंक आई वॉज बहुत छोटा सा, जब मेरा छोटा भाई हुआ, तो मुझे वो मेमोरी है, आई रिमेम्बर दैट मेमोरी। छोटा भाई हुआ मुझे, तो ये वही बात हो गई कि मान लिया तुम्हारा छोटा भाई हुआ तो मम्मी पापा से आके बोलो अब तो छोटा भाई हो गया, अब आपका बेटा तो मैं रह ही नहीं गया। ऐसा मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैंने जाके बोला कि देखो ये छोटा भाई हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे अधिकार छीने जाएंगे। आई एम द किंग ऑफ द हाउस, ये डायलॉग मैंने मारा था तभी। ठीक है, तो वही काम तुम कर रहे हो। अर्जुना 2 आ गया तो अब आप हमें नहीं पढ़ाओगे? कैसे कैसे यार सोचते हो ये सब भाई? बाकी बच्चे तो ऐसा कोई सवाल नहीं कर, तो मस्ती से पढ़ रहे हैं। ठीक है। t बराबर n-3, ये हो गया x इंटू 1 प्लस 3r बाई 100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो ये 3r बाई 100 हो गया। ओके, ये बात सच है कि मेरे अधिकार छीने गए बाद में, पर मैंने अपने छोटे भाई को खूब कूटा, मैं भी खूब मार खाया, वो कूटा खूब उसको मैंने, छोड़ता नहीं था, मौका मिलते ही कूट देता था। ठीक है। एनीवे, लेट्स कम टू द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसको कितना साल मिला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पर चिंता मत करो, अर्जुना 2 आने से अर्जुना 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो तुम्हारा चल रहा है गेम वैसे ही चलता रहेगा। हाँ जी, चलो इधर आ जाओ प्लीज, इधर आ जाओ। अब एक बात बताओ, पहला इंस्टॉलमेंट t बराबर 1 पे गया होगा कि नहीं? अब एक इंटरेस्टिंग बात और देखना, जब यहां n-3 है तो यहां 3 है, जब यहां n-2 है तो यहां 2 है, और जब t बराबर 1 है तो पता है क्या आपको, यह है n-1, इसको n-1 साल मिलेंगे। तो ये जो वैल्यू मिलेगी
ये होगा x इंटू 1 प्लस n-1 इंटू r बाई 100। होगा कि नहीं होगा? यस। क्या ये सारे जो इंस्टॉलमेंट्स हैं इनको मैं जोड़ दूं तो चूंकि ड्यू अमाउंट n t बराबर n पे a है तो ये वैल्यू a के बराबर होगी। यस। क्लियर है कि नहीं? यस। अब बहुत ध्यान से देखना, फॉर्मूला बना रहे हैं हम। ये x कितनी बार आया है बताओ? आप कहोगे 1 से लेके n तक, ये n बार तो x है सब में, x x x, तो ये nx इकट्ठा कर लो। फिर एक चीज और देखो यहां पर कि जो ये r बाई 100 है, बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो हम सब में r बाई 100 को कॉमन भी ले सकते हैं। और अगर मैं r बाई 100 को कॉमन लूं, एक्चुअली rx बाई 100 बोलना चाहिए मुझे, rx बाई 100 कॉमन हो सकता है तो एक 1 आएगा, फिर एक 2 आएगा, फिर एक 3 आएगा, और डॉट 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 कहां तक जाएंगे हम? n-1 तक जाएंगे। और ये वैल्यू हमारी अभी भी a के बराबर है। अब आप कहोगे कि देखिए ये जो चीज है जानी पहचानी लग रही है, तो सम ऑफ n-1 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये वैल्यू n-1 इंटू n बाई 2 बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है। तो ये वैल्यू जो है, मैं अगर x और n कॉमन ले लूंगा, क्योंकि देखो nx कॉमन हो जाएगा अब तो 1 बनेगा, और यहां से n इंटू x बाहर आएगा, बहुत ध्यान से देखना, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी n-1 इंटू r बाई 200। बहुत ध्यान से बात देखो, मैंने कहा nx कॉमन लिया तो ये मिला 1 प्लस n इंटू एक्स निकल गया, और n इंटू एक्स अगर निकल गया तो n-1 इंटू r अपॉन 200 बना। ये वैल्यू क्या है? a के बराबर है। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। ओके, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, और जो तुम्हारा कंफ्यूजन है वो भी खत्म नहीं हुआ, मुझे पता है। ओके भाई, ये नाम बदल लो, ये क्या क्या नाम रखते हो? ठीक है, इट्स नॉट क्रिएटिविटी, ये अच्छा नाम नहीं लगा मुझे आपका। ठीक है, इट्स नॉट क्रिएटिविटी। ओके, क्लियर नॉट? फिर जाइए इधर, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, परेशान मत होइए आप। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं ना, मैं यहां से मुझे x निकालना है ना, आपको पता है। तो अगर मुझे x निकालना है तो x निकालने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। अगर मुझे x निकालना है यहां से, तो देखो एक काम करते हैं हम, ये जो 200 है, ये जो यहां पर आपको 200 दिख रहा है, x की वैल्यू को निकालते हैं। तो ये वैल्यू a हो गई, a बटा, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर तो n आ गया, और अंदर देखना 1 प्लस n-1 इंटू r अपॉन 200 हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? यस। अब अगर आप चाहो तो इस वैल्यू को एज ए फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो, और अगर आप चाहो तो ये जो 200 है, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। जैसे यहां से 100 हम निकाल लें या 200 ही हम निकाल लें, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं 100 को ऊपर लेके जाऊंगा, तो मैं इसको लिखूंगा 100a डिवाइडेड बाई, ये जो n है इसको मैं अंदर लेके आऊंगा, 100 में ऊपर लेके चला गया, ठीक है। तो ये बनेगा n इंटू 100 प्लस n-1 इंटू r बाई 2। इसको जिस तरीके से आपको याद रखना है आप याद रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये फॉर्मूला है क्या। ये फॉर्मूला शायद आपने किसी किताब में देखी हो, यू मस्ट हैव सीन दिस फॉर्मूला इन सम ऑफ द बुक्स। ठीक है, जो फॉर्मूले के लिए मशहूर किताबें हैं उन किताबों में ये फॉर्मूला तो लिख ही देते हैं। ओके, मैंने इसको डिराइव किया है, इसलिए किया है कि थोड़ा सा लॉजिक भी आए इस फॉर्मूले में, कि ऐसे रटने के बजाय थोड़ा सा लॉजिक आए। कंफ्यूजन खत्म करके भेजूंगा प्रतीक गौरव जी, चिंता ना करिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे बस। तो अब जो ये सवाल है अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट्स नाउ 100 हमने ऊपर ले लिया, अगर 100 कॉमन लिया तो ये 100 हो गया, प्लस n-1 बाई 2 इंटू आर, या n-1 इंटू आर बाई 2, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट। ओके, यू कैन राइट इन दिस वे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो इसको सिंप्लीफाई करके तुम्हें जैसे रटना हो, ये n इंटू 100 रटना है या n कॉमन लेके बाहर रखो, आई थिंक n बाहर ही रखो, और इसको ऐसे ही रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
n-1/200 इंटू आर। अब जो कंफ्यूजन है, लोगों को कह रहे हैं कि भाई यहां n इंटू आर क्यों नहीं होगा। जरा एक बात बताओ मुझे कि ये n इंटू आर होना चाहिए या ये n-1 ही होना चाहिए। इसको जरा समझते हैं। हमने कहा कि हमने n इंस्टॉलमेंट दिया है, ठीक है, तो पहले साल के अंत में पहला इंस्टॉलमेंट दोगे और n साल के अंत में आप nवां इंस्टॉलमेंट दोगे। इनके बीच में टाइम पीरियड कितना है? देखो, जैसे आपने 2 इंस्टॉलमेंट दिए, जरा ध्यान से देखो। जब आप 2 इंस्टॉलमेंट देते हो तो आप t बराबर 1 पे पहला इंस्टॉलमेंट देते हो और t बराबर 2 पे आप दूसरा इंस्टॉलमेंट देते हो। तो ये जो पहला इंस्टॉलमेंट है, इसको 2 साल थोड़ा ना मिलता है बढ़ने के लिए, एक ही साल मिलता है। जब आप t बराबर 3 कंसीडर करते हो तो t बराबर 1 है, t बराबर 2 है, t बराबर 3 है। तो लोन तो तुमने यहां लिया है, पहला इंस्टॉलमेंट यहां गया, दूसरा यहां गया, तीसरा यहां गया। अगर t बराबर 3 पे बराबर करोगे तो पहले इंस्टॉलमेंट को 2 ही साल मिलेगा, 3 से 1 कम मिलेगा। इसलिए जो तुम्हारा ये पहला इंस्टॉलमेंट था, इसको t बराबर n तक ले जाने के लिए 1 से n तक जो डिफरेंस टाइम पीरियड का है वो n-1 साल का ही है, n साल का नहीं है, ये n-1 साल का ही डिफरेंस है। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक? क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी तुम लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा बर्बाद और खतरनाक है, बट दिस फॉर्मूला इज वेरी हेल्पफुल अगर आपको n साल के बाद का ड्यू अमाउंट दिया हुआ है तो। अब एक चीज यहां बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ये जो ड्यू अमाउंट है n साल के बाद, तो मतलब ये जो डेप्टर होगा, जिसने तुम्हें डेट दिया है, जिसने तुम्हें उधार दिया है, जो तुम्हें उधार दे रहा है ना, वो आदमी क्या कहेगा? वो कहेगा बेटा ऐसा है, देखो ये उधार ले लो, ठीक है, और तुम्हें n साल के बाद तुम्हारा ड्यू अमाउंट इतना है, अगर तुम हर महीना मुझे ईएमआई देते रहोगे तो ये डेट अमाउंट एब्सोल्यूट नहीं है। ये जो डेट अमाउंट है विद कंडीशन कि तुम ईएमआई दे रहे हो, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये डेट अमाउंट ऐसा नहीं कि ये ए अमाउंट ड्यू है n साल के बाद तो तुम ए अमाउंट ही पे कर दो, लास्ट में लोन खत्म हो जाएगा, नहीं। ये अच्छा, डेटर तुम हुए, क्रेडिटर है वो, हाँ तो क्रेडिटर बोल देते हैं, ठीक है। हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है बेटा। उसे डेटर क्या होता है? जो डेट लेता है, जो डेट देता है, उसे इसको डेट बोलते हैं ना, बी नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर से मैं समझा दूं, मेरी बात समझो, जो मैं लॉजिक समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ए अमाउंट ड्यू है n साल के बाद, उसमें इस चीज का इनकॉर्पोरेशन होता है कि तुम मंथली इसको पे कर रहे हो, यू आर पेइंग इट मंथली सर्टेन अमाउंट x। दिस इज नॉट ए ड्यू अमाउंट कि तुम साल के अंत में जाके इसको कहो ये लो ए, नहीं। इट इज कंसिडरिंग कि आप इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहे हो, इसलिए ए अमाउंट ड्यू है। अगर तुम उसको इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तो वो कहेगा ए नहीं, तुम्हारा बी ड्यू है। तो ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन है जहां पर ए अमाउंट जब ड्यू दिया रहेगा आपको n साल के बाद, तो वहां पर वो उस इंस्टॉलमेंट के सिचुएशन के हिसाब से ही आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट करके। समझे कि नहीं? इट इज नॉट कि हम लास्ट में देंगे पैसा सीधे ए ड्यू है n साल के बाद तो ए दे देंगे n साल के बाद। चलो कोई बात नहीं, अब हम आते हैं सवाल पे। ये फॉर्मूला एक प्रोसेस था ताकि तुम्हारा ये प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाए, नहीं हुआ कोई बात नहीं। अब कल वाला सवाल करते हैं। कल वाले सवाल को फिर से बहुत ध्यान से देखिएगा। 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आपके हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसको, बहुत आराम से देखना, क्योंकि जब हम ये सवाल करेंगे तो इस फॉर्मूले को ना लगा के उस फॉर्मूले का प्रोसेस फिर से लगाएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। एक मोबाइल फोन जो है 2500 रुपए कैश और 520 रुपए कैश डाउन पेमेंट पे अवेलेबल है। आपको ध्यान होगा मैंने बोला था कि जो लोन अमाउंट है ये 1980 रुपए का है, एल का मतलब लोन अमाउंट। अब हम निकालेंगे यहां से कि हमारा ड्यू अमाउंट कितना हो जाएगा। यहां ड्यू अमाउंट नहीं दिया, ये लोन अमाउंट है। ड्यू अमाउंट निकालने के लिए आपको पता है कि अगर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं तो t बराबर 1, t बराबर 2, t बराबर 3, t बराबर 4, 4 मंथली यानी 4 महीने में लोन खत्म होगा। तो हम जो ड्यू अमाउंट है यहां से कैलकुलेट करने जाएंगे ए,
तो ये होगा 1980, और ये 1980 को हम इंक्रीज करेंगे किस वैल्यू से? आप कहोगे 25% जो इंटरेस्ट है वो हमारा एनुअल इंटरेस्ट है। एनुअल इंटरेस्ट अगर 25% है तो यहां पर आपकी जो कहानी बनेगी वो 25 बटे अगर 1200 आप लिखते तो ये मंथली इंटरेस्ट होता, पर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको मैंने कल 1/12 सीधे लिख दिया था उठा के, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, मैंने कहा था कि भाई 25% एक साल का है 12 महीने का, तो 4 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? एक साल का 1/4 है तो 4 महीने का 1/12 होगा। आप यहां से निकालोगे तो मैंने क्या लिखा है, 25%, 25/100 एक साल का इंटरेस्ट है, 25/1200 ये इंटरेस्ट वैल्यू आ जाएगी एक महीने की, 4 से गुणा किया, 4 महीने का मसला है। तो इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कहोगे ये 1980 है, और यहां पर हम इंटू जाएंगे, हम कहेंगे ये 4 है, ये 300 है, वही वैल्यू आ जाएगी 1/12, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 13/12। ये हो गया आपका नेट ड्यू अमाउंट। ठीक है, अब एक चीज आप और ध्यान से देखो कि आपका जो ये 25% है, अगर हम इसको मंथली काउंट करेंगे तो 25% आपका 1/4 होता है। मंथली कहोगे इस वैल्यू को तो ये 1/48 हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1/48 हो जाएगी। यानी हमारा जो मंथली इंटरेस्ट है वो 1/48 है कि नहीं है? यस। तो अब हम क्या एज्यूम करने जा रहे हैं कि भाई हमारा अगर ईएमआई, जिसको आप इंस्टॉलमेंट वैल्यू या व्हाटएवर कहना चाहते हो, वो वैल्यू हमारी लेटर से कुछ भी है, लेटर से हमने उसको एज्यूम कर लिया कि एक्स है, तो ये जो एक्स आपकी वैल्यू आई, ये आई T/4 वाला ये इंस्टॉलमेंट है। T/3 वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना हो चुका होगा एक महीने में बढ़ के? आप कहोगे वो 49/48 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि वो 1/48 से बढ़ के लिखेंगे हम। फिर जो ये वाली वैल्यू होगी ये 2/48 से बढ़ेगा, 2 महीने का मसला है, यानी 2/48 का मतलब क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 50/48 कहेंगे, 50/48 हो जाएगा ये, क्योंकि वो 2 महीने का बात है, 2/48 से बढ़ जाएगा। जो एक इंस्टॉलमेंट और है वो 3/48 से बढ़ेगा, तो वो यहां पर 51/48 आपको देगा, और ये टोटल वैल्यू मेरी 1980 इंटू 13/12 के बराबर होगी। राइट, दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। अब आप कहोगे हमारा 48 क्या हो गया? एलसीएम हो गया, एक्स बाहर आ गया, और यहां पर मैं वैल्यू लिख रहा हूं, ये आपका बनेगा 48 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 51, और ये वैल्यू आपकी वही है 1980 इंटू 13/12। यहां से आपका 12 कैंसिल आउट होगा, 4 बनेगा, 4 लिख दो। फिर इसको जरा देखते हैं, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है आपकी? आप कहोगे इन तीनों को अगर जोड़ दें तो 150 हो गया, और 48 जोड़ देंगे 198 हो जाएगा। तो x इंटू 198/4 जो आपका होगा ये 1980 इंटू 13/12, 12 तो कट ही चुका है, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, और यहां 10 बच गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 520। अब मैं अगर आपको कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है इट इज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट यू वर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड इंटरेस्ट, कि T/N पर हमने ड्यू अमाउंट निकाला, कि T/N पे हमारा ड्यू अमाउंट क्या है। वो ड्यू अमाउंट हमें लोन लिया था हमने, तो भाई बढ़ गया, और बढ़ के ये इतना ड्यू अमाउंट हो गया, और फिर हमने कहा कि भैया हमारा इंस्टॉलमेंट x जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी T/4 पे क्या है, T/4 पे क्या है। ठीक, तो ये T/4 वाली वैल्यू है, 4 महीने के अंत वाली जो वैल्यू है वो तो x ही रहेगी, लेकिन जो एक महीने पहले एक्स पेमेंट हुआ है वो 1/48 से बढ़ जाएगा, क्योंकि हर महीने का इंटरेस्ट 1/48 है। जो यहां T/2 पे पेमेंट हुआ है उसकी T/4 पे जो वैल्यू होगी वो 2/48 से बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 महीने का इंटरेस्ट 2/48 है। और जो यहां T/1 पे पेमेंट हुआ है वो वैल्यू 3/48 से बढ़ जाएगी, तो वो 51/48 इंटू एक्स हो जाएगा। दैट्स इट, एंड दैट्स योर आंसर। दैट्स व्हाट योर आंसर इज। यही तुम्हारा उत्तर है, उत्तर। क्या आप सभी को ये बात समझ में आई? यस और नो? यही चीज आप उस फॉर्मूले में भी रख सकते हो जाके। आपको फॉर्मूले में बता देता हूं क्या रखना पड़ेगा। एन की वैल्यू को 4 रखना पड़ेगा। जो रेट आपका है यहां पर वो रेट आपका क्या जाएगा? 1/48, राइट।
परसेंटेज में उसकी वैल्यू क्या होगी 100/48। तो ये वैल्यू वहां डालोगे सॉल्व हो जाएगा और ए की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ओके, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अब जहां मैंने x लिखा है उसको ध्यान से देखिए, जहां मैंने x लिखा है इसको x मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको जो मर्जी आए मान लो। तुम्हें लगता है तुम्हें इसको 48 मानना है तो इसको तुम 48 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 48। 48 मानोगे तो आपको रेशियो के टर्म्स में यहां एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है? तो फिर बाद में आप क्या करोगे, 48 की वैल्यू निकाल लोगे। अगर आप x की वैल्यू 48 लोगे, बेसिकली x 48 लोगे तो होगा क्या पता है आपको, ये इतना आ जाएगा। आप कहोगे इतना यूनिट इसके बराबर है, 1 यूनिट इसके बराबर है, तो 48 यूनिट इसके बराबर होगी। आप इसको 100 मान सकते हो, तो वो तो आप कुछ भी कर लो जो करना है। तो एज फॉर एज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कंसर्न, जहां तुम लोन ले रहे हो और इनिशियल प्रिंसिपल तुमको दिया हुआ है, जब तुम लोन ले रहे हो और इनिशियल प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो इसमें और एसआई के केस में कोई फर्क है क्या? कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना फर्क है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो लास्ट टाइम स्टाम्प है वहां पर वैल्यू रखनी है। टाइम क्यों नहीं क्लियर हो रहा है पुरिंदर जी, क्या दिक्कत है टाइम में? अगला सवाल करते हैं, धीरे धीरे करके समझ में आएगा तुम लोगों को। ये देखो सवाल, ये देखो, एक कंप्यूटर को हम 19,200 कैश में बेच सकते हैं या फिर 4800 रुपए कैश डाउन पेमेंट कर सकते हैं और 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है। तो बताना है एक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू नियरेस्ट रुपी में है वो कितनी है। वैसा ही सवाल है, कोई अंतर नहीं है। आप कहोगे 19,200 कैश दे सकता है या फिर 4800 रुपए क्या दे सकता है, डाउन पेमेंट दे सकता है। तो ये 0 हो गया, 12 में से 8 गया 4 हो गया, 8 में से 4 गया 4 गया, 14,400 रुपए का लोन है कि नहीं है? यस। अब 12% जो पर एनम का इंटरेस्ट है, यानी 1% पर मंथ हुआ कि नहीं हुआ? यस, 1% पर मंथ का इंटरेस्ट हो गया आपका। रेट आपका क्या हो गया? 1% पर मंथ। अब मैं ना इस बार वो फॉर्मूला लगाता हूं, 5 है, क्यों क्यों लिखेंगे बार बार, नहीं लिखूंगा मैं, मेरा माना कि फॉर्मूला लगाते हैं। तो x की वैल्यू आपको याद है वहां क्या आई थी? यहां वैल्यू थी ए हो गया 144,000 इंटू, अब फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बड़ा आसान है मैं इसका रीजन बता रहा हूं। 5 महीने में 5% से ये वैल्यू बढ़ेगी, तो 5% से जब कोई वैल्यू बढ़ती है तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना होगा कि मुझे 21/20 रखना है। 14,400 5 महीने में 5% से बढ़ जाएगा, क्योंकि 1% पर महीना 5 ईएमआई देनी है। तो क्या ये वैल्यू 21/20 हो गया? ये तुम्हारा ए हो गया। यस। अब ए जब नीचे लिखते हो तो नीचे क्या होता था, याद है आपको? नीचे यहां होता था एन की वैल्यू यहां 5 है, तो यहां लिखोगे आप 5। यहां पर आपका 1 है, यहां पर आपकी जो वैल्यू होती थी, अगर आपको ध्यान हो, तो होता था R इंटू एन माइनस 1/200, ऐसा होता था, ऐसा होता था। रेट की वैल्यू आपकी क्या है यहां पर? 1। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, अभी यहां भी एन ही रहने दो, तो आप कहोगे 14,400 इंटू 21/20 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू रखो 5 इंटू 1 प्लस 5 माइनस 1 4 हो गया, ये हो गया 4 इंटू 1/200। क्योंकि रेट मंथली अगर बात करेंगे तो रेट 1% है आपका, ये वैल्यू हो गई आपकी। यस, क्लियर है कि नहीं? जब कुछ नहीं दिया जाएगा बेटा तो आपको एसआई इंस्टॉलमेंट ही लेना पड़ेगा। कुछ दिए नहीं है तो क्या करोगे? एसआई इंस्टॉलमेंट मानो उसको। अब देखो यहां पर ये जो 20 है और ये जो 5 है, इसको मिला के 100 बनेगा, 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट गया। अब देखो ऊपर वैल्यू क्या आ गई? 144 इंटू 21 इंटू ये 200 ऊपर लेके चले जाओ, नीचे कितना आ गया? 204। ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 204। अब जरा इसको सॉल्व करो और देखो कि ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी। फिर मैं 21/20 इसलिए किया बेटा, 5% से बढ़ाना है इसको, तो या तो 1.05 लिखो या फिर 21/20 लिखो, ठीक है? जस्ट कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड टेल मी व्हाट योर आंसर इज गोइंग टू बी। इसको अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन होगी। अब ये मत कर देना कि हम कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। हम क्या करें,
ये जो वैल्यू होती है 204 आपको पता है क्या होती है? 17 × 12 होती है। 17 × 12 है तो ये 12 बराबर 144 हो गया। तो 12 हो गया। अब देखो ये प्रोडक्ट है बटे 17 है, मैं सब लिख रहा हूं अब। तो 200, ये 12 × 4200 हो गया आपका, बटे 17 है, 42,000 और 8400। ये वैल्यू आपकी हो गई 42,000। अगर 42 × 10,000 करोगे तो ये मतलब 10 करोगे तो 42,000 बनेगा, और 4200 × 2 आपका हो गया 8400। तो ये हो गया 50400 बटे 17। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं। 17 दूना 34, 16 बचेगा, 164 आएगा। 17 नौया 153 हो गया, 153 के बाद 11 बचेगा, 4 आएगा, ठीक है, नहीं 0 आएगा। 17 छक्के 102 बनेगा, 8 आएगा। तो ये 17 बचे 5 बार जाएगा अप्रोक्सीमेटली। यस, 80 है, अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या ये सवाल कैलकुलेटिव है? क्या करूं? कैलकुलेटिव तो है बेटा, क्या करूं? क्या इसको हम 200 मान सकते हैं? मान सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि कितना अप्रोक्सीमेशन आप कर रहे हो। मैं आ रहा हूं वापस। अप्रोक्सीमेशन तो हमारा फोर्टे है बेटा, तो उसको तो करेंगे ही हम लोग। ये जो फाइनल वैल्यू है इसको बहुत ध्यान से देखो। अब फिर मैं आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाता हूं कि इसको हम कैसे जल्दी कर सकते थे। लेटर से आपने कहा कि इस वैल्यू को हम 200 मानेंगे, ध्यान से देखना। और जब तुमने इसको 200 माना तो ये कट जाएगा और फिर इसका प्रोडक्ट बचेगा। तो 1400, 144 × 20 क्या होगी आपकी? 2880 हो जाएगी, प्लस 144 हो जाएगा। तो अगर आप इसको आप इस तरह से लिखोगे तो 4 आएगा, 8 4 12 आएगा, 8 1 9 1 10 आएगा, 3024 आ गया। अब आपका आंसर 3024 नहीं है, आपने 200 को 204 की जगह 200 ले लिया था। तो अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो देखो इसमें करते क्या है, 204 से 200 कितना परसेंट का डिक्रीज है? आप कहोगे 4 का डिक्रीज 204 के ऊपर है, तो वो 1/51 हुआ। 1/51 ऑलमोस्ट 2% का डिक्रीज है। तो आप इस वैल्यू को भी ऑलमोस्ट 2% से डिक्रीज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये परसेंटेज में सिखा चुका हूं मैं। इसका 2% होगा लगभग 60। इसमें जब लगभग 60 की कमी करोगे आप, 60 की, तो ये वैल्यू 3064 आ जाएगा, सॉरी 2964 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा उत्तर करेक्ट हो गया। तो कैलकुलेशन में जो मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है, इसको बहुत गौर से देखना कि या तो आप इतना कुछ करो, या तो आप यहां पर इतना कुछ करो, या चुपचाप इसको 200 मान लो और फिर ये जो तरीका हमारा अप्रोक्सीमेशन वाला है वो लगा लो, आपका उत्तर भड़ाम से आ जाएगा। तो पहले तो बेटा ये समझो कि प्रोसेस क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला था ये उसी प्रोसेस से ही निकाला था, कुछ नया थोड़े ना किया था उस फॉर्मूले में। आप कहोगे हमको ये नहीं करने का सर, क्या कर लोगे? जाओ, हम नहीं करेंगे। तो मैं कहूंगा मत करो, तुम्हारे लिए कुछ और दिखाता हूं। हम आपसे कहेंगे कि भैया तुम मान लो ईएमआई जो है 100 है। 100 हो गया, कौन सा? ये t/5 वाला। t/4 वाला 101 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज इंटरेस्ट क्या है? 101 है। तो ये t/4 वाला 101 हो जाएगा। t/3 वाला t/5 तक कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। अच्छा, t/4 वाला कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। और t/5 वाला कितना हो जाएगा? ये 104 हो जाएगा। ये टोटल इंटरेस्ट है जो तुमने पे किया। ईएमआई का नेट वैल्यू ये हो गया, और ये वैल्यू आपकी 144,000 इंटू 21/20 के बराबर है। ये आंसर है आप, ठीक है। कुछ भी समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कल आप क्लास आपने देखा ही नहीं, नोबिता जी। अगर आपको सीआई का कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया तो ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसमें हम कुछ अलग कर ही नहीं रहे, सिवाय इसके कि यहां पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कैसे समझ में नहीं आ रहा है तुमको? इसको जोड़ लो, ये वैल्यू हो गई 500, 4 3 7 2 9 1 10 10। 510 यूनिट आपकी किसके बराबर हो गई? 144,000 इंटू 21/20। दिस इज द वैल्यू, राइट। अब इसको मुझे करना है सॉल्व। 100 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है। तो आप कहोगे 100 यूनिट की वैल्यू आपका आंसर है, तो आपकी वैल्यू हो गई 144,000 इंटू 21 बटे, मैंने यहां से समझ लो 5.1 खींच लिया और इसको दे दिया। 5.1 इंटू 20 विल बी 102।
दैट इज व्हाट द वैल्यूज आर। ये तुम्हें कैलकुलेट करना है, 100 यूनिट का आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका उत्तर है। तो ये अगर उत्तर निकाला तो फिर से आप वही काम कर सकते हो जो वहां किया था। इसको 100 मान लो अप्रोक्सीमेशन के लिए। 100 मान के आपकी वैल्यू सीधे आ जाएगी 144 इंटू 21, 3064। फिर आप बोलोगे 2 की कमी करी है हमने, तो वो मसला 2% वाला हो गया, करेक्ट कर लो आप। अरे t बराबर 2 है ये और t बराबर 1 है, ठीक है बस। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका वही 2965। अब ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? सर था 5% तो 1% क्यों बना रहे हो? जयंत जी ना 5% 5 महीने का है। लोन जो तुमने लिया है ना, शुरुआत में लिया, 5 महीने बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? 5% बढ़ जाएगी ना 5 महीने में, लेकिन ईएमआई तो तुम महीना महीना पे दे रहे हो, तो इसलिए उसको 1-1% से कर रहे हैं। अरे यार 21/20 का मतलब क्या है? 5% से वैल्यू चेंज हो गई। लो ऐसे लिखूंगा 144,000 इंटू 1 + 5/100, क्योंकि 12 महीने का इंटरेस्ट 12% है, रेट 12% पर एनम है, तो रेट आपका 1 महीने का 1% होगा। 5 महीने का रेट कितना होगा? 5% होगा। सिंपल इंटरेस्ट है, 5 महीने बाद पे करना है सब कुछ, तो 5% लगाओगे ना। 100 की वैल्यू तो निकालोगे, इंटरेस्ट 100 माना है, तो यहां हमने माना है कि हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट 100 रुपए है। टाइम उल्टा चल रहा है। कल क्या पढ़ाया तुमको यार वो टेबल ओबल बना के? कल की बात भूल गए हो, मुझे आ रही है गुस्सा। सामने होते तो भी मैं पीट भी देता एक दो लोगों को। कल ये सब अच्छे से ऐसे बना बना के जब दिखा रहा था, तब कहां थे तुम? ये t बराबर 3 था, ये t बराबर 2 था, ये t बराबर 1 था। तो अब इतना तो मैं मान के चलूंगा ना कि कल तुमने डिस्कशन देख रखा है, तो मैं लिख रहा हूं ये वैल्यू x की x रहती है, लास्ट टाइम स्टैंप वाली। ये वैल्यू क्या होती है? r% से बढ़ जाती है। ये वैल्यू 2r% से बढ़ जाएगी सिंपल इंटरेस्ट पे। तो मैं कह रहा हूं t बराबर 3, जैसे यहां 5 है तो 5 वाली 100 ही रहेगी। t बराबर 4 वाली को 1 महीना मिलेगा यहां से, तो 1 महीने बाद वाली वैल्यू होगी। t बराबर 3 वाले को 2 महीने में। तो ये टेबल कल पढ़ाया था, कहां थे कल? मैंने सारी क्लासेस देख ली हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेली क्लास अटेंड करता हूं लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, तो दोबारा देखिए, बार बार देखिए। समझ में आ गया आप? हैं? कम इंस्टॉलमेंट केस जो है आसान, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना इसमें कि थोड़ा यूनिक है, ये नया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह ये चेंज होता है, दिक्कत होती है। लेकिन इसको आप बार बार देख के क्लियर करो। बहुत अच्छे समझाया मैंने, बहुत अच्छे समझाया है, पूरी जान लगा दी है मैंने कि तुमको समझ में आए। एक जेरॉक्स मशीन अवेलेबल है, जेरॉक्स मशीन से 78,000 कैश पे या फिर इतना डाउन पेमेंट दे दो और 11 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज? यहां पर आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस सवाल तो ज्यादा खतरनाक है। डरना नहीं, डरेंगे नहीं बेटा, डरेंगे नहीं। इस सवाल का करने का तुम्हें नया तरीका बताऊंगा मैं, ठीक है? देखो एक बात बताओ, तुम 78,000 रुपए में अगर 1/3 कैश है, डाउन पेमेंट है, तो लोन अमाउंट कितना है? आप कहोगे 78,000 इंटू लोन अमाउंट है 2/3, 26,000 इंटू 2 कितना है? 52,000। ये लोन अमाउंट हो गया, इतने का लोन लिया गया। अब यार यहां पर हमें रेट दिया नहीं है, रेटवा निकालना है, रेटवा निकालना है। तो अब उसमें फॉर्मूले में जाओगे तो वो आर आर करके वो, या तो वो फॉर्मूला लगा लो, इतना बड़ा सा आपको दिया है, ठीक है? या फिर इसको, ये सवाल को बहुत सिंप्लीफाई करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये लोन लिया तुमने, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 4900 रुपए करके तुमने कितनी ईएमआई दी? 11 ईएमआई दी कि नहीं दी? बोलो हाँ। 11 इंस्टॉलमेंट तुमने पे किया, ठीक है? तो तुमने कितना पेमेंट किया है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। आप कहोगे इसको सर 5,000 - 100 मान लो, तो मान लेते हैं 5,000 - 100।
तो ये 55,000 माइनस 1100 हो जाएगा। और 55,000 माइनस 1100 अगर लिखोगे आप, 55,000 माइनस 1100 तो कितना आएगा आपका? 53,900 आएगा। से यस और नो? यस। ऐसे मल्टीप्लाई 11 को 44 और 9, 11 9 99, 5 53,900 आ जाएगा। अब ये जरा 53,900 को बड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या आप ऐसा बोलोगे कि 52,000 के लोन पे अगर 53,900 पे किया, तो एक तो मनी वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हम ऐसे सोच सकते हैं ना कि हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है। तो आप कहोगे इंटरेस्ट हमने पे किया है 1,900 रुपए का। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को कि आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो 1,900 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है? यस। टोटल जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, क्या वो 1,900 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है? से यस। अब हम इस इंटरेस्ट को रिलेट करने जा रहे हैं, इस इंटरेस्ट को हम रिलेट करने जा रहे हैं किससे? जो हमने टोटल इंटरेस्ट पे किया है उससे। अब ये कैसे रिलेट होगा? ये तो और खतरनाक सी कहानी लग रही है। तो जरा एक बात बताओ मुझे कि जो 52,000 रुपए का तुम्हारा लोन था और तुम हर बार 4900 रुपए की ईएमआई देते गए, तो तुम्हारा प्रिंसिपल कम होता गया कि नहीं होता गया? यस। तो जरा इसको समझते हैं कि ये मेरा 52,000 रुपए का लोन था, ठीक है। फिर यहां पर मेरा लोन क्या होगा, समझना इसको। आप कहोगे मेरा यहां लोन जो हो जाएगा वो 52,000 माइनस 4900 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे होगा, राइट। अगले महीने की बात कर रहा हूं, 4900 रुपए आपने इंटरेस्ट ईएमआई पे कर दिया, तो 4900 रुपए कम हो गया, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर मैं थोड़ा इंटरेस्ट के टर्म्स में अंडरस्टैंड करना चाहूं और यही प्रोसेस चलता जाए, तुमने 11 ईएमआई पी की है, पहली ईएमआई है, तो जो 11वीं आपकी ईएमआई होगी, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो आपकी 11th ईएमआई होगी, जो लास्ट वाली वैल्यू है वो मैं समझना चाहता हूं कितनी होगी, क्योंकि आपने इस प्रोसेस में सारा लोन खत्म कर दिया। आखिरी ईएमआई आपने कितने की पे करी होगी? वो भी 4900 रुपए की पे करी होगी। तो जो प्रिंसिपल हर बार है हर महीने का, ये प्रिंसिपल हमारा है टी बराबर 1, 0 से 1 महीने का ये हमारा इंटरेस्ट है। अगर हम कहें ये इंटरेस्ट क्या है, तो आप कहोगे 1 से 2 का ये है। ऐसे करके चलते जाएंगे कि नहीं चलते जाएंगे? यस। तो जो पहला ईएमआई आया है वो कब आया है? टी बराबर 1 के अंत में आया, तो टी बराबर 2 के लिए एप्लीकेबल हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी आखिरी वैल्यू क्या है, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, अदरवाइज नॉट। मैं फिर से इसको थोड़ा सा समझाऊं अगर, तो ऐसे कहूंगा, ये 1 मंथ का पीरियड है, ये भी 1 मंथ का पीरियड है, ये 0 से 1 है, ये आपका 1 से 2 है। 11 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट अगर आपने दिए हैं, तो आपका 11 महीने में खत्म हो गया लोन। यहां पर मैं लिख रहा हूं आई इज इक्वल टू 1900, ऐसे लिख लो यहां पर। तो 11 महीने में अगर आपका लोन खत्म होगा, तो जो आखिरी वैल्यू आपकी आएगी ना, ये आएगा 10 से 11वां महीना जो पीरियड होगा, बिकॉज यू आर पेइंग 11 ईएमआईज। तो 11 ईएमआई जो आपका पेमेंट होगा, क्या इस प्रकार से होगा? यस, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज 11th ईएमआई पे ही आपका लोन खत्म हो जाएगा, दैट विल बी ओवर। तो आखिरी वैल्यू कोई मुझे बता सकता है कि क्या लिखेंगे हम? ये हमारी फर्स्ट ईएमआई है, दिस इज फर्स्ट। तो फर्स्ट ईएमआई हमने क्या लिखा है? 4900 इंटू 1। तो जो हम 11वीं ईएमआई पे करेंगे, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 52,000 माइनस, यहां पर आएगी 10 इंटू 4900। क्योंकि ये जब 10 इंटू 4900 आप लिख रहे हो, तो क्या आपकी ये 12वीं ईएमआई है, 11वीं ईएमआई है? यस। तो आपकी वैल्यू क्या होगी उस महीने के लिए? 3,000 रुपया, राइट। इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में आप देखोगे, तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि 3,000 रुपए पे एक महीना, फिर 4900 रुपए जुड़ेगा, फिर 4900 रुपए जुड़ेगा, फिर 4900 रुपए जुड़ेगा, ऐसे करके आपका इंटरेस्ट बनेगा। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दिस वैल्यू इज व्हाट? दिस वैल्यू इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
तो अब हमें इंटरेस्ट की जो वैल्यू यहां से लिखनी है, काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है बिकॉज ये सवाल ऐसा है, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ आपके लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई करने की, कि पहले कम से कम लॉजिक समझ में आ जाता है तो फिर सवाल को करना इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन पहले लॉजिक हमें समझ में आए, या तो मैं उस फॉर्मूले पे लेके जाऊंगा जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, वहां से भी हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसको अगर समझ लेते हो तो शायद इससे हम कर लें सवाल को। तो एक बात बताओ मुझे, ये चीज सभी को समझ में आ गई कि कुछ ऐसा सिनेरियो है, राइट। अब एक बात बताओ मुझे कि एक महीने का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, x% मान लेते हैं कि एक महीने का इंटरेस्ट हमारा कितना है, x% का है। तो एक बार आप 3000 का x% निकालोगे, एक बार आप 3000 प्लस 49 का x% निकालोगे, हर महीने की बात कर रहा हूं मैं, उतना उतना इंटरेस्ट है। ये मैंने एक एक महीने का प्रिंसिपल लिख दिया। तो ये टोटल इंटरेस्ट आपको समझ में आ रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट होगा x% ऑफ, जहां पर x एक महीने का मैंने इंटरेस्ट बोला है, आप कहोगे 3000 से लेके हम शुरू करेंगे और इस वैल्यू को कहां तक लेके जाएंगे, 52,000 तक। और आपको यह भी मालूम है कि यहां पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ये 4900 का है, ओके। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है क्या वो 4900 का है, यस। कितने लोगों को ये बात थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की समझ में आई। कि 52,000 ड्यू अमाउंट था, फिर आपने 4900 रुपये कम कर दिया और ये वैल्यू, बट ये वैल्यू क्या सही है या ये वैल्यू सरासर गलत है। क्या ये वैल्यू सही है, आपका 52,000 बोलना सही है, बट जब आप यहां 4900 रुपये माइनस कर रहे हो, जब आप यहां 4900 रुपये प्रिंसिपल में से माइनस कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन ये भी होगा कि सर इंटरेस्ट इसमें जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट भी तो जुड़ना चाहिए। देखिए जब कुछ नहीं दिया बेटा तो वो एसआई का इंस्टॉलमेंट होगा, ये तो अभी से गांठ बांध के बैठ जाओ। मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछता हूं और फिर से आप लोग थोड़ा जवाब देना मुझे। आप कहोगे सर इसमें इंटरेस्ट को हम क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, हम क्या घटा रहे हैं, 4900 घटा रहे हैं। 4900 क्या है, 4900 आपका ईएमआई अमाउंट है जो आप पे कर रहे हो, 4900 आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। बट 4900 जो इंस्टॉलमेंट है, क्या इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, दैट्स अनदर क्वेश्चन, राइट। कि इंटरेस्ट ऐड होके इंस्टॉलमेंट माइनस होता है, ओके या फिर 52,000 में आप सीधा इसको घटा सकते हो, दैट्स वन क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड, बिकॉज अंटिल इट इज लॉजिकली क्लियर देयर इज नो पॉइंट कि आप कुछ भी कैलकुलेट करो। तो मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि 52,000 पे जब हम 4900 रुपये माइनस कर रहे हैं कि भाई हमारा प्रिंसिपल इतना कम हो गया, हमारा प्रिंसिपल इतना कम हो गया, ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट ऐड हुआ उसका क्या करेंगे, वो कहां गया। हाँ ईएमआई पर मंथ ही है, वहां दिया ना 4900 रुपये ईच आपने ईएमआई पे किया, वो तो दिया ही हुआ है, वो तो आपको दिया हुआ है ना कि पहले आपका 52,000 था, फिर आपका 52,000 माइनस 4900 मैंने लिख दिया, ऐसे करके हम कहानी कर रहे हैं, ठीक है। घोर कंफ्यूजन हो गया ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको अभी फिर से समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम, यू नीड नॉट टू वरी मच अबाउट इट, राइट। चलो एनीवे वापस आ जाओ, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं मजे मजे में। तो अभी कम से कम ये समझ में आया कि ये कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप की चीज लिखी हुई है और ऐसा ऐसा हो रहा है, और एक हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 1900 रुपये दिया हुआ है, आपको देखा है इंटरेस्ट 1900 रुपये, तो यहां मैंने 1900 लिख दिया। ऑलराइट, पहले बताओ, बता तो हो फिर आप कंफ्यूज करते हो, क्योंकि तभी सीखोगे तुम, बच्चा रटा देंगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, रोगे बैठ के एग्जाम में, है ना। तो मैं चाहता हूं अभी यहीं रो लो, यहां रो लोगे तो एग्जाम में नहीं रोगे, लॉजिक कुछ क्लियर नहीं होगा
पढ़े होगे इंस्टॉलमेंट, तुम पहली बार नहीं पढ़ रहे हो मुझसे, बहुतों से पढ़े होगे, समझ में आया तुमको? नहीं ना, ये टॉपिक ऐसा ही है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसको, ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैं इसको कहूं ये 3000 है और ये 52,000 तक हम इसको लेके जा रहे हैं, मेरा कॉमन डिफरेंस 4900 है, हम 4900 100 100 इसमें जोड़ते जाएंगे, और अगर हम ये वैल्यू जोड़ते जाएंगे तो अल्टीमेटली हमें ये 52,000 मिलेगा। जरा इसका सम कैलकुलेट करो और बताओ कितना है, ठीक है, देखते हैं। तो ये x% अगर हम इसका सम निकालने जाएंगे तो आप कहोगे कि किसी भी कॉमन डिफरेंस में पहले तो देखना पड़ेगा हमें कितने टर्म है। ये कितने टर्म आपके आएंगे? 11 टर्म्स हैं। 11 टर्म्स है कि नहीं है? तो आप कहोगे ये वैल्यू बनेगी 11/2 n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी एक तरह से 55,000। हो गई क्लियर? 55,000 है, यहाँ एक्स परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन यहां से नेगेट करो, 2 0 कट जाएगा एक तरह से अगर मैं लिखूं तो आपकी जो x की वैल्यू आती हुई प्रतीत होगी आपको, ये होगा कि ये वैल्यू हो गई मेरी 1900 बटे 11 इंटू 550, ऐसा लिख सकता हूं मैं, एटलीस्ट 2 आपका यहां ऊपर चला जाएगा। बट आप कहोगे ये जो x की वैल्यू आपने लिखी है सर, ये वैल्यू आपने लिखी है मंथली इंटरेस्ट, मुझे तो एनुअल इंटरेस्ट चाहिए, वहां लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज क्या होगा, तो आप कहोगे मुझे निकालना है 12 महीने का, तो 12x करेंगे, क्योंकि 12 महीने का इंटरेस्ट तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 12 से और मल्टीप्लाई करो, तो ये 1900 हो गया इंटू 12 हो गया इंटू 2 हो गया बटे 11 इंटू 550 हो गया, राइट। ये जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, और जो वैल्यू आपके सामने अभी है यह है 19190 इंटू 24 बटे 11 25 55 550 और 55 605 आपकी वैल्यू आ गई यहां पर, राइट। अब इसको सॉल्व करना है हमें, और बताइए वैल्यू कितनी होगी प्लीज। ये परसेंटेज जरा निकालने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। क्या इससे आपका आंसर ये 6.5% आ रहा है, राइट। अगर देखो 19 दूना 38 बनेगा, तो अगर ये 605 है तो 6 गुना बनेगा, आधा और जाएंगे, 6.5% के आसपास की वैल्यू आ रही है, राइट। ओके, एक तरीका ये हुआ, काफी ज्यादा खतरनाक तरीका है ये, ठीक है। सीए कैलकुलेटर यूज करते हैं आज। ये चैप्टर हाँ खत्म हो गया, चैप्टर बचा गया, ये समझ जाओ खत्म हो गया, और क्या है, राइट। अब मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पर क्या हुआ है, सो दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। ओके, क्या साथ आ रहा है? 3800 फिर से डिवाइड कर लो, डिवीजन गलत भी हो सकता है मेरा, कोई बात नहीं। कितना आ रहा है वैल्यू? ओके, एक मिनट, मैंने कैलकुलेशन ऐसे ही लिख दिया है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3800, 19 इंटू 2 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 3800, और ये वैल्यू आपकी हो गई 19 चौके 76, हाँ मैंने गलत लिखा है, सही बोल रहे हो तुम। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 4560, 4560 बटे 605। तो ये वैल्यू जो भी है वो 7 और 8 के बीच में आ रही है, जो कि कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। 7.52 आ रहा है, ठीक है, राइट, ऑल राइट। तो पहली बात तो ऑप्शन में भी ये चीज दी नहीं है, ऑप्शन में दिया होता तो शायद मैं तुम्हें कंफ्यूज कर ले जाता, इसलिए मैंने 6.5 लिखा, बट खैर चालाक हो तुम लड़के, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या इसका उत्तर 7.5 सही है, या फिर मैं जो क्वेश्चन पॉइंट आउट कर रहा था कि यार यहां पर इंटरेस्ट तो ऐड ही नहीं हुआ, और अगर इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है तो क्या हम इस वैल्यू पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकाल रहे हैं वो सही कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। ओके, अब एक पॉइंट में रेस करूंगा, वो सभी को सुनना है और बहुत ध्यान से सुनना है। क्या सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है या नहीं रहता है? प्लीज, क्या सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है, या सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बार बार बदलता है? सेम रहता है। तो जो आप
ईएमआई पे करते हो ना, वो आपका प्रिंसिपल कम करेगा, इंटरेस्ट इसमें नहीं जुड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक क्या है? यही तो है। क्या फर्क है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ इतना फर्क है कि सिंपल इंटरेस्ट में जब हम अगले साल का इंटरेस्ट निकालते हैं तो प्रिंसिपल को सेम एज्यूम करते हैं। पर यहां फर्क क्या है? क्या इंटरेस्ट जुड़ जाता है सिंपल इंटरेस्ट में? नहीं जुड़ता है भाई। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल में नहीं जुड़ता है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए अगले साल के। लेकिन चूंकि आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू को कम जरूर करेगा। इंटरेस्ट जुड़ेगा नहीं, लेकिन ये कम जरूर करेगा। तो यहां पर जो आपने वैल्यूज लिखी हैं ये गलत नहीं लिखी हैं, ये सब कुछ सही लिखा है तुमने। नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। तो जो एक कंफ्यूजन था कि भाई इंटरेस्ट जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। इसमें एसआई में प्रिंसिपल वैल्यू पे इंटरेस्ट नहीं जोड़ते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है, अब मैं समझाता हूं कि मैंने लिखा क्या है। फॉरगेट अबाउट द आंसर, फॉरगेट अबाउट द ऑप्शंस, लेट्स बी क्लियर ऑन द लॉजिक। लॉजिकली मैंने यहां क्या लिखा है मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा लास्ट टाइम। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फॉर्मूला तो है, वैल्यू जाके डाल देना, निकल आएगा। समझाता हूं फिर से मैंने यहां क्या किया है। देखो मैंने यहां पर क्या करने की कोशिश करी है, एक मिनट, मैंने यहां ये कोशिश करी है, मैं फिर से समझाता हूं कि मुझे 4900 रुपए 11 महीने के लिए अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मैंने इतना कुल पेमेंट किया। तो मैंने ये बताया कि भाई इतने रुपए का मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, 1900 रुपए का। कितने का इंटरेस्ट पे करना पड़ा है मुझे? 1900 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। ये 1900 रुपए मैंने यहां लिखा है। फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए, जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने कहा पहले महीने में मेरा जो प्रिंसिपल है वो 52,000 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? यस। अगले महीने में मेरा प्रिंसिपल 4900 कम हो जाएगा क्योंकि हमने एक ईएमआई पे कर दिया। फिर अगले महीने 9800 कम हो जाएगा टोटल। तो ऐसे करके अगर हम इसको देखते हैं कि हमने एक ईएमआई पे करी, दूसरी ईएमआई पे करी, तीसरी ईएमआई पे करी, ऐसे करके हम ईएमआई पे करते जा रहे हैं। तो क्या हमारा, अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना, आखिरी जो ईएमआई पेमेंट है यहां पर इस कैलकुलेशन के हिसाब से, वो यहां पर मैंने लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है वो मैं समझाता हूं। क्योंकि जो आखिरी ईएमआई पेमेंट है उसको बहुत ध्यान से आप सोचो। ये 3000 रुपए प्लस ये 1900 रुपए मिला के आखिरी वाला 4900 पेमेंट होगा और लोन खत्म हो जाएगा। किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया ही नहीं कि सर यहां तो 10 ही ईएमआई लिखी हुई है, 11 तो आपने लिखा ही नहीं। ये 1 इंटू 4900 है, ये 10 इंटू 4900 है। आखिर 11वीं ईएमआई कहां खा गए मास्टर साहब? किसी ने नहीं पूछा। 11वीं ईएमआई की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ये जो 3000 रुपए है, और आपको याद है कि आपको 1900 रुपए का इंटरेस्ट देना है टोटल, वो मिला के 4900 रुपए हुआ। ये 11वीं ईएमआई, लोन खत्म। इसलिए यहां लिखा नहीं है, वो उसकी जरूरत नहीं है यहां लिखने की। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक? क्योंकि इस दौरान जो आपका प्रिंसिपल रहेगा वो 3000 ही रहेगा। इस दौरान आखिरी ईएमआई आएगी, ये 3000 प्लस 1900, लोन खत्म हो जाएगा। क्योंकि 1900 का इंटरेस्ट भी तो जाना है। तो फिर मैंने आपको बोला कि इस पे एक महीने का इंटरेस्ट x% मान लो, इस पे भी एक महीने का इंटरेस्ट x% मान लो। तो अगर हर महीने x% इंटरेस्ट है, इस पे x%, इस पे x%, इस पे x%, फिर इस पे x%, तो अगर सब पे x% है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि x% ऑफ दिस टोटल? x% मैंने कॉमन ले लिया। लेकिन यहां पर यह भी पता है कि हर एक टर्म में 4900 का अंतर है। तो ये बना मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना तो फिर मैंने इसको लिखा x%, नंबर ऑफ टर्म्स ये कितने हैं? 11 टर्म्स हैं। 52,000 पहला टर्म, दूसरा टर्म, ऐसे करके ये 11वां टर्म है। तो 11/2 इंटू इन दोनों का सम, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एपी का सम हुआ। ये मैंने वैल्यूज निकाली, इंटरेस्ट यहां पर 1900 के बराबर किया, सॉल्व कर लिया, हो गया खत्म।
ओके, दिस इज स्टोरी इज ओवर। 3,000 कहां से आया, इसको माइनस करोगे तो 3,000 आएगा। देखो बेटा, 11वें महीने के अंत में ही तो 4900 रुपए पे करा जाएगा, जो आखिरी ईएमआई होगी, आखिरी इंस्टॉलमेंट होगा। ये 3,000 प्लस 1900 रुपए इंटरेस्ट मिला के लोन खत्म। कितने लोगों को सच बताओ समझ में आ गया? सच में, ईमानदारी से सच बताओ, क्योंकि अगर मेरे साथ लॉजिकली चलोगे तो ये बात समझ में आएगी। क्योंकि एक तरीका ये था कि मैं सिर्फ मेथड लिखवाऊं कि देखो ये ऐसा सवाल होता है तो ऐसे करना होता है, उसको बोलते हैं मेथड लिखना, समझाना नहीं। उसमें लोगों को समझ में आ जाता है पता नहीं कैसे। जहां कुछ समझाना ही नहीं होता है वहां लोग सब समझ जाते हैं, क्योंकि वो मेथड को रट लेते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको ये समझा पाऊं यार। जो देखो देखो, ये क्या है, ये एक तरीका है इस पूरे पूरे प्रोसेस को लिखने का। आपको पता है टोटल जो पेमेंट हुआ है उसमें 1900 रुपए का अल्टीमेटली इंटरेस्ट जाना है, तो वो 1900 रुपए मैंने आपको दिखाया कि लास्ट में है। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो मैं क्या कर सकता हूं? कोशिश कर सकता हूं, मैंने कोशिश करी। अब यही भगवान से मनाओ कि इंस्टॉलमेंट का सवाल तुम्हारे एग्जाम में ना आए, और आए तो सस्ता वाला है कि लप से देखो और मार दो, जैसे पिछला सवाल था। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा सॉरी बोलने, मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड, नॉट ए प्रॉब्लम यार। एक सवाल से तुम्हारा एग्जाम रुक जाएगा क्या? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, आशा करता हूं कि बहुत सरल सवाल एग्जाम में आए, चिंता ना करो। ठीक है, देखिए कोई नया सवाल होगा तो ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओके, हाँ ये सवाल देखो। एक आदमी ने इतना रुपया लिया है, 3 साल के लिए, इंटरेस्ट एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है। 2 साल के अंत में उसने इतना पे कर दिया, तीसरे साल में एक्स पेमेंट किया, लोन खत्म। ठीक है, चलो देखते हैं इसको क्या है। एक आदमी ने 30,800 रुपए का लोन लिया है, कितने पे? t=1 पे, 0 पे। 3 साल के लिए लिया है, और वो t=2 पे एक पेमेंट मार रहा है। कितने का? 13,268 का पेमेंट कर रहा है। तो कह रहा है बताओ t=3 पे वो कितना पेमेंट करे, एक्स अमाउंट का अगर कर रहा है, कि उसका लोन खत्म हो जाए। लोन खत्म करना उसका, कर दो खत्म लोन, कौन रोक रहा है तुमको? ठीक है, कैसे करोगे? आप कहोगे ये जो वैल्यू है, ये 3 सालों की अगर आप बात करोगे तो आपका जो 1,000 होता है वो 1331 हो जाता है। या फिर आप कहोगे ये वैल्यू 33.1% से बढ़ जाएगी। ओके, ये वैल्यू 33.1% से बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ये वैल्यू हमारी 1.1 से बढ़ जाएगी, फिर हम x निकाल लेंगे। ओके, एक्सपोनेंट सबका अलग कैसे हो गया यार? जब रेट पर, अरे नहीं भैया, वो एक एक महीने का प्रिंसिपल लिखे हैं, एक एक महीने का प्रिंसिपल है यार, तो इंटरेस्ट कैसे अलग होगा? आप तुम उसको इंस्टॉलमेंट से कंफ्यूज मत करो। वो इंस्टॉलमेंट होता था एक्स, उसकी t=n पे वैल्यू निकालते थे, वो अलग सवाल था, ये अलग सवाल है, मिक्स मत मारो, गबड़ा जाएगा सब। यहां वापस आ जाओ इस सवाल में। करें तो करना इस सवाल में मैथमेटिकली ये है कि इसको 33.1% से बढ़ा के यहां लिखो, इस वैल्यू को 10% बढ़ा के यहां लिखो, और फिर दिस माइनस दिस करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू है 30,800 प्लस 33.1% ऑफ 30,800 माइनस 13,268 प्लस 10% ऑफ 13,268, ये लगाना है तुमको।
बस। तो इस सवाल में करनी क्या, थोड़ी मेहनत। अगर मेहनत करोगे तो सवाल लग जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं लगेगा। ओके, करो जरा मेहनत थोड़ी सी और मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। देखते हैं कौन इस सवाल का उत्तर देता है। चलो लगो 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 लगो, वेट कर रहा हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, बताओ। इंतजार करते हैं हम थोड़ा सा, देखते हैं कौन बताता है इसकी वैल्यू जल्दी से। हु टेल्स द आंसर लिटिल फास्टर फॉर दिस क्वेश्चन। कहां 1326 लिखा हुआ है यार? 1900 लास्ट में पे करने का मतलब नहीं कि वो इंटरेस्ट रोक रोक के बैठा और पे किया है। देखो अंडरस्टैंड करना बेटा, जो एक्चुअल पेमेंट का मेथड है वो क्या है, 4900 का पेमेंट किया गया है। मैं उस कैलकुलेशन को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके समझा रहा हूं कि लोन ओवर हो गया, 4900 किया, तुम तो 52,000 में कम करते जा रहे थे ना हर चीज, लेकिन एक्चुअल ड्यू अमाउंट कितना है, 53,900 रुपए का है। तो वो 1900 रुपए इंटरेस्ट है जो लास्ट में आपको बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट आपको जो मैंने कैलकुलेशन दिखाई है उसमें जो 3000 वैल्यू है, आपके दिमाग में आएगा कि लोन कैसे खत्म होगा, 3000 ही तो है, अब 3000 पे कर देगा वो। नहीं, वो 1900 मिला के जो डिस्ट्रीब्यूटेड मैकेनिज्म है उसमें लोन खत्म हो रहा है। कितने लोग का सी ऑप्शन आ रहा है? इसको सॉल्व करोगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा, बट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी सी है बेटा, अननेसेसरी लंबी है। दशमलव दशमलव में वैल्यू जा रही है, क्या किया जाए, ठीक है। बट इसको सॉल्व करोगे, अगर 33.1% उसमें जोड़ दो, फिर ये घटा दो, तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यू सॉल्व होके यहां पर आएगी वो 26,200 आपकी आएगी। बिल्कुल सही निकाल रहे हो तुम लोग। आधे लोग 26,400 निकाल रहे हैं, आधे लोग 26,200 निकाल रहे हैं। कौन सही है? ओके, 10% है, लास्ट में 11 है, कुछ इंटरेस्ट 11 का मल्टीपल होगा। क्या 11 का मल्टीपल होगा? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो यही है। 11 का मल्टीपल ये हुआ है बेटा, ये देखो। तो मल्टीपल मल्टीपल के चक्कर में ना पड़ो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। 11 का मल्टीपल ये भी तो है, तो इसको क्या नहीं देख रहे हो तुम? 11 का मल्टीपल ये भी तो है, इसको क्या नहीं देख रहे हो तुम? ओके, हाँ जी। अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, मैं कुछ ज्यादा कर ही नहीं सकता हूं इसमें। आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी, और इसको निकालने के लिए आप इसका 30% निकाल लो पहले, ठीक है। तो इसका 30%, इसका 3 गुना होगा 9,240। 3% क्या होगा? 924। 0.1% क्या होगा? 30.8। तो अगर आप इसको लिखोगे तो ये 30,800 है, प्लस 9,240 आएगा, फिर 3% 924 आएगा, फिर आपका जो वैल्यू है 0.1%, वो मैं यही कह रहा हूं कि 30.8 आ जाएगा। तो ये आपकी पहली वाली वैल्यू हो जाएगी। दूसरी वाली जो वैल्यू है वो है 13,268, और प्लस में इसका 10% है, तो 1326.8 प्लस 1326.8 है। ओके, तो कुल मिला के अब मुझे इन दोनों को माइनस करना है। एक चीज तो आपको दिख रही होगी, 0.8 दोनों जगह है, तो वो खत्म हो जाएंगे। नाउ यू कैन ऐड देम, सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर। हाँ, वो भी कर सकते हो आप, t बराबर 1 पे निकाल के उसको 2 साल बढ़ा लो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो आप, वो भी चलेगा। इसको आपको जिस पॉइंट पे बराबर करना है कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर इस सवाल को करने का ये जो तरीका है ना, ये लंबा है, तरीका मजेदार नहीं है। इसको करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि इसको t बराबर 2 पे बराबर करो। इसीलिए सवाल दिया हुआ है कि तुमको जो मैंने टाइम स्टाम्प पढ़ाए हैं, वो टाइम स्टाम्प का अगर आप यूज ही नहीं कर रहे हो, तो दिमाग लगा ही नहीं रहे हो कुछ। आप कहोगे हम t बराबर 2 पे x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगा? आप कहोगे इस वैल्यू को हम 21% से बढ़ाएंगे।
2 साल में अगर t बराबर 2 की बात करें तो ये वैल्यू 21% बढ़ जाएगी। ठीक है, 21% बढ़ाने का मतलब क्या है, 1% 308 है, तो 21% क्या होगा, 30,800 प्लस 21 इंटू 308 होगा कि नहीं होगा? यस, 21 इंटू 308 क्या हो गया, आपको हो गया, ये हो गया 6300, और 21 इंटू 8 आपका 168 होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू होगी 6468। तो यहां पर ये वैल्यू आपकी जुड़ के हो जाएगी 6468 और, ठीक, तो ये वैल्यू हो गई 37,268। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये वैल्यू बढ़ के यहां पर हो गई 37,268, तो जो यहां पर x है उसकी यहां वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का अंतर होगी कि नहीं, इन दोनों का अंतर, तो ये वैल्यू आ गई 24,000। ये 24,000 एक साल पहले है, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 24,000 इंटू 1.1, और ये वैल्यू हो गई 26,400। तो इस पे जरा स्टार मार्क लगा के ना ये रिवाइज कर लेना कि इस सवाल को ऐसे नहीं करना है। इस सवाल को करने का तरीका यह है कि बीच में इसको इक्वलाइज करो, और बीच में इक्वलाइज आप तभी कर पाओगे जो आपको वाकई में कंपाउंड इंटरेस्ट की ईएमआई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कल मैंने आपको दिखाया था कि t बराबर 0 हो, t बराबर 1 हो, t बराबर 2 हो, t बराबर 3 हो, कहीं भी बराबर कर सकते हो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, क्योंकि हर बार वो मल्टीप्लाई होता है। अगर हर बार मल्टीप्लाई होता है तो मैं तो किसी भी स्टेज पे बराबर कर सकता हूं उसको। तो जब किसी भी स्टेज पे बराबर कर सकता हूं तो मैं t बराबर 2 पे इसको 21% बढ़ा के देख लूंगा और दोनों को माइनस कर लूंगा, काहे दशमलव में जाना, जो वैल्यू आई वो वैल्यू मुझे पता है x की वैल्यू यहां पर है, तो बढ़ा लो, हो गया। तो आशा करो तुम्हें ऐसे ही आसान सवाल मिले। वो जो एसआई वाले कठिन सवाल हैं, रेट परसेंट निकालना, वो है थोड़ा खतरनाक है काफी, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें 3 ईएमआई होना चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंस्टॉलमेंट के अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है। आप अगर याद करो जब कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने अनइक्वल ईएमआई पहले पढ़ाई आपको। 3 इंस्टॉलमेंट का होना जरूरी थोड़े ना होता है, नहीं जरूरी होता है। वो तो जो अरेंजमेंट क्वेश्चन बोलेगा कि 2 साल में इतना दिया और तीसरे साल में बाकी दे दिया, तो वो अरेंजमेंट हो गया। इक्वल इंस्टॉलमेंट इज जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पर्सन हु टेक द लोन, वरना होने को तो कुछ भी हो सकता है। कैलकुलेशन का एक तरीका है कि कैसे ये कैलकुलेट होता है कि t बराबर 3 पे वैल्यू बराबर हो, t बराबर 2 पे बराबर हो, t बराबर 1 पे बराबर हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपका पहला इंस्टॉलमेंट हो ही ना। ये आप बताओ, आप किसी से उधार लो और उधार लेके उससे बात कर लो कि हम तुम्हें 2 साल के अंत में इतना देंगे, 3 साल के अंत में इतना देंगे, तो वो भी एक अरेंजमेंट हो गया। दैट इज अप टू जो उधार दे रहा है और जो उधार ले रहा है। अब मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं, टेंशन मत लेना, तुम्हारे एग्जाम में जो भी सवाल आएगा ईएमआई का तुम बहुत आसानी से कर लोगे, बहुत आसान सवाल आएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो समझ में आया नहीं आया क्या आया, तुम लेकिन इतना जरूर समझ लेना कि ये जो मैं चेंज करके ये कर रहा हूं ये क्या है। ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में t बराबर 2 पर वैल्यूज को इक्वेट किया, ये समझ लेना। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक वाला केस कम से कम समझ लेना, तो सवाल उसी पे बेस्ड आएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, ऑल राइट। बाकी जो देखो सीआई के जो क्वेश्चंस हैं इस शीट में वो बहुत आसान आसान सवाल हैं। सीआई एसआई का अंतर वंतर है तो वो आप कर लेना, उसमें आप मेरे को मत फंसाओ, है ना। 1-2 सवाल हैं, कहोगे तो इसका सोल्यूशन डलवा दूंगा टीम से बोल के कि डाल दो। ठीक है, तो 1-2 सवाल हैं, ये पुराने कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, इनको नहीं करेंगे अभी। ठीक है, और क्योंकि इस टाइप के हम सवाल बहुत सारे कर चुके हैं, तो लेट्स कंसीडर इट क्लोज्ड। ओके, तो CISI इज ओवर, और प्रेडिक्शन, सिनोनिम्स, प्रेडिक्ट क्या होता है, नहीं समझ में आएगा तो परेशान मत होना। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है, यू हैव टू बैक योर सेल्फ, यू ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट। अब कोई चीज अगर भतेर तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है, वो सवाल भी लंबा है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में फट से हो जाएगा,
फट से होने वाला सवाल नहीं है, टाइम लगता है उसमें। तो वो सवाल ही ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है कि थोड़ा लंबा सवाल है। ठीक है, तो मे भी अभी अभी छोड़ देना उसको, कुछ दिन बाद ट्राई करना। कई बार जो चीजें एक बार समझ में तुरंत नहीं आती हैं, दिमाग में मेंटल ब्लॉकेज होता है, और अगर मेंटल ब्लॉकेज है दिमाग में तो कुछ दिन बाद तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो तुम उसको 10 दिन बाद ट्राई करना सोचने का, 10 दिन बाद ट्राई कर लेना, 15 दिन बाद ट्राई कर लेना, 20 दिन बाद ट्राई कर लेना। जब तुमको कब तब भी समझ में नहीं आएगा, तो जब कोर्स खत्म हो रहा होगा ना, तो मैं तुमको फिर से एक क्लास लेके इंस्टॉलमेंट पढ़ा दूंगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं बेटा, यही कर सकते हैं ना। मान लिया तब भी समझ में नहीं आया तो कह देना भाड़ में जाए टॉपिक। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हो। और तो आई जस्ट अश्योर यू कि अगर आपको इंस्टॉलमेंट में कंफ्यूजन रह जाएगा तो कोर्स के अंत में फिर से एक बार इंस्टॉलमेंट की क्लास कर लेंगे। ठीक है, अलग से इंस्टॉलमेंट की क्लास कर लेंगे, 10-15 सवाल कर लेंगे और कर लेंगे, ताकि तुम्हारी क्लैरिटी हो जाए। इस टाइप की वैरायटी के और क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, ताकि एग्जाम में आपका कोई सवाल गलत ना हो, हम यही चाहते हैं। नरेंद्र जी कुछ करेंगे। इफ सक्सेसिव में 4 सीआई में 4 ऑप्शन में एक अप्रोक्सीमेट एक एक्चुअली अप्रोक्सीमेट से थोड़ा कम है। नहीं 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 नहीं, वो देखो जो मैंने बोला बेटा आपको कि फ्रैक्शन नंबर ऑफ ईयर्स में सीधे मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लिखते हैं ना, वही आपको यूज करना है। जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वही तुम्हें एग्जाम में लगानी, वो थोड़ा कम तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी पूछी जाएंगी कि 4 ऑप्शन में चूज करो कौन सा करेक्ट है, तो वहां पर आपको सीधे फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके ही निकाल देना है कंपाउंड इंटरेस्ट, भले ही वो थोड़ा ज्यादा है, वही मार्क करना है आपको। ये नहीं कि उससे थोड़ा सा कम लगा दो, नहीं, वही लगा देना। ठीक है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है सीआई की फ्रैक्शन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, वो ऐसे ही की जाती है, वो थोड़ा कम सोच के नहीं लगाना है आपको वैल्यू में, नहीं, वो ट्रू फॉल्स के लिए मैंने आपको बताया है। ट्रू डिस्काउंट अभी नहीं पढ़ेंगे, पहली बात तो आपके एग्जाम में वो सवाल नहीं आएगा, राइट, नहीं आएगा। दैट क्वेश्चन विल नॉट कम इनटू योर एग्जाम। एक सीट में वो सवाल गलती से पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो ट्रू डिस्काउंट अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन ये कहने के बाद भी मैं आपको अंत में ट्रू डिस्काउंट करा दूंगा, वरना लोग मानोगे नहीं। वो एक सीट में सवाल पड़ा हुआ है तो तुम्हारी तो जान अटकी रहेगी कि अरे ट्रू डिस्काउंट तो सर ने कराया ही नहीं। ठीक है, तो लास्ट में करा दूंगा मैं, ताकि तुमको ज्यादा मेहनत अभी से ना करनी पड़े उसको रिवाइज करने में वगैरह वगैरह, उसमें है कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अभी बताऊंगा तो रिवाइज करोगे तुम 50 बार, उसको क्या मतलब है उसको रिवाइज करने का, नहीं आएगा एग्जाम में सवाल, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, बट आई विल टेल यू बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जाम, ताकि तुम्हें ये महसूस ना हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, बता दूंगा तुमको जाते जाते। ठीक है, जाते जाते बता दूंगा। ओके, और बताओ। तो इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस, अगर मान लिया कोई एक चीज तुम्हें समझ में नहीं, मैं वही कर रहा हूं, ये सोचो यार कि तुमने 99 चीजें समझी हैं, एक चीज नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, अभी के लिए उसको ड्रॉप कर दो, फिर समझाऊंगा तुमको आगे चल के। अगर नहीं समझ में आ रहा है 10 दिन बाद कोशिश करो, 20 दिन बाद कोशिश करो, नहीं आएगा मैं फिर समझाऊंगा तुमको बाद में। ठीक है, और कुछ। आज का क्लास दोबारा देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना चाहिए आपको, समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। समझाना कई बार बहुत कठिन हो जाता है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो बहुत ही हैं, थोड़ी सी नेचर उनका, नेचर कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है और वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। इंस्टॉलमेंट वैसा ही टॉपिक है कि इंटरेस्ट और देन सेकंड अंडरस्टैंडिंग, जहां हम इंटरेस्ट को अवॉइड करेंगे, इंटरेस्ट के बारे में ना सोच के मनी वैल्यू सोचेंगे, मनी वैल्यू ना सोच के हम इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, तो ये सारी वैल्यू जो है ना, ये थोड़ा सा कई बार मिक्सअप हो जाता है, मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। ओके यार, अभी तो परसों एक लड़का यार उसने भेजा यार कि एक दो ऐप वाले पता है क्या कर रहे हैं, लाइव क्लास के नाम पे रिकॉर्डेड वीडियो चला रहे हैं। मतलब रिकॉर्डेड, मतलब आप रिकॉर्डेड अपलोड करके बता दो कि बेटा ये रिकॉर्डिंग है, इसको रिकॉर्डिंग से कर लो, रिकॉर्डेड वीडियो को चला रहे हैं लाइव दिखा के। मैंने कहा यार ये तो खतरनाक घोटाला है, बट अच्छा भी लगा, हमने कहा चालू लोग हैं यार बहुत। ठीक है
काफी चालू लोग हैं, काफी मेहनत बचा लेते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। हाँ जी, मतलब रिकॉर्डेड क्लास में लाइव का टाइम लगा के रिकॉर्डेड क्लास पीछे से चल रही है, तो बच्चा जो लाइव कर रहा है उसको उसको गलती से लग रहा है कि लाइव चल रहा है। ठीक है, ऐसा दिखाया, किसी ने भेजा मुझे वीडियो, बोला मेरा नाम तो मत बताना, मैंने कहा नहीं, नाम क्यों बताना किसी को, बट दिस इज नॉट राइट ना, बच्चे को क्लियर कर दो ना यार कि, जैसे मैंने भी कई बार रिकॉर्डिंग जब अभी मेंस बैच में हुआ था, डालना पड़ गया हमें कुछ रिकॉर्डिंग्स, तो बता के डालो ना कि रिकॉर्डिंग है, इसको रिकॉर्डिंग से कर लो, बच्चे को बता दो। अब ये क्या है कि लाइव क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उसका क्या मतलब है, वो तो बच्चा घर पे बैठ के देख लेगा ना, वो तो बच्चा घर पे देख लेगा, लाइव क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है तो क्या मतलब है, वो कौन सी लाइव क्लास है। ठीक है। कई जगह होता है ये। अच्छा पहले बोल देते हैं कमेंट्स पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, ओ माय गॉड, ये तो प्रो टेक्निक है यार, कि क्लास में ऐसे रिकॉर्डिंग करते समय बोल दो कि देखिए आज मैं बहुत सीरियसली पढ़ाऊंगा और मैं आज कमेंट आपका पढ़ूंगा ही नहीं, पढ़ाओ, हर बैच में चलाते रहो वीडियो, शुरुआत में बोलेगा देखिए मैं आज आपका कमेंट नहीं देख पाऊंगा क्योंकि बहुत सीरियस टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए। एश्योर्ड रहिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर कभी ऐसे दिन मान ना आए कि मुझे रिकॉर्डिंग देनी पड़ी आपको, अभी तो हम प्योर लाइव मॉडल में रहना चाहते हैं अच्छे से। तो ऐसा दिन नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत बात है, ये मुझे जब मैं देख के अच्छा नहीं लगा, सच बता रहा हूँ, है ना। ओके, मैसेज का रिप्लाई तो देते होंगे, कैसे देंगे रिप्लाई मैसेज का जब टीचर लाइव आई नहीं है, टीचर लाइव ही नहीं है ना, बस लाइव दिखा रहा है, वो पिछली रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी, लाइव दिखा के लिखा है लाइव, टीचर पढ़ा नहीं रहा है उस समय ना, वो तो बैठ के कुछ और कर रहा है, और चल रही है रिकॉर्डिंग लाइव बन के, और बच्चे कमेंट किए जा रहे हैं ठाए ठाए ठाए, और टीचर ने पहले ही बोल दिया कि आई विल नॉट फोकस ऑन योर कमेंट्स, आई एम बिजी, आज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चे को भी लग रहा है सर बहुत बिजी हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आज हमारा कमेंट तो ले ही नहीं रहे सर। खतरनाक है यार, काफी चालाक लोग हैं, सही बात है यार, हमारे अंदर ये चालाकी कब आएगी। ठीक है, नहीं आ पाएगी यार ये चालाकी। ओके, चलो एनीवे अभी चलते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करो आप, ठीक है, हमारा टॉपिक खत्म हो गया आज ये, बहुत बड़े मॉड्यूल्स थे यार ये जो ओवर हो गए, उधर हमने एडवांस में अपना कम कोऑर्डिनेट निपटा लिया, कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है, और चिंता मत करिए सिलेबस की, है ना, सब कंट्रोल में है, ठीक है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, नोटिफिकेशन भी आपका आ रहा है, और बहुत अच्छे से आपका सिलेबस खत्म करूंगा मैं, बहुत अच्छे से। ओके, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, चले, ये कह रहा ब्याज पे पैसे दे दो, अब मेरे पास खुद पैसे नहीं है यार, तुमको बताया था बैलेंस उस दिन, सैलरी नहीं ले रहा हूँ मैं अभी एग्जामों से, है ना, थोड़ा मैंने कहा पैसे ग्रोथ में लगा दूँ कंपनी के, ठीक है, तो पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं, सैलरी नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास खुद पैसे नहीं है, उधार उधार दे दो यार कुछ। ठीक है। और मुझे तो पैसा मांगना भी नहीं आता तुम लोग, एक पता है बहुत सालों पहले मुझे एक बात याद आ गई, अभी जो केस चल रहा है ना यूट्यूब वाला, आ, याद है आपको, यूट्यूब पे अभी कंट्रोवर्सी वगैरह वगैरह चल रही है, ठीक है, सब लोग वीडियो वीडियो बना रहे हैं, हम भी आज को दो चार बात बोल ही दिए खैर। तो, तो ऑलराइट, एंड पता है इसका क्या है, दिस इज अ प्रूफ दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव ए पेड मॉडल। लोगों को क्या लगता है ना कि वो फ्री मॉडल में कूदेंगे और फ्री मॉडल में जाके सारा कुछ मैनेज हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ मुझे ये चीज़ बहुत क्लियरली पता है कि भाई आप बच्चे से कैसे पैसे मांगोगे, कोर्स पढ़ा के ही तो पैसा ले सकते हो ना बच्चों से, ठीक है, तो खुल के जाके पहले से ही बैच वैच रखो, अपना पेड मॉडल रखो, वरना मॉडल सस्टेनेबल ही नहीं है, कोई कुछ भी बोले, बोलने को तो कोई कुछ भी बोल दे, राइट। ओके,
तो देर आर ओनली टू वेज इन विच यू कैन मेक मनी। जैसे मैं हूं, अब मैं तो यार एग्जामों में ही पढ़ाता हूँ, मेरा कहीं और से कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, तो मुझे तो एग्जामों से ही पढ़ाना पड़ेगा, तो आई टेक द पेड बैच। तो वो तो ताल ठोक के मैं शुरू से बोलता हूँ, ठीक है, कि भाई हमारा पेड बैच तो आएगा, ठीक है। नहीं नहीं, तुम लोग से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। ओके, बट मैंने कई लोगों को देखा है सब चीज़ें करते हुए कि, और एक दो लोगों से तो मेरी बात हुई है फ़ोन पे, मतलब 3 साल 4 साल पहले की बात है, मैं नाम नहीं लूँगा। देयर इज अ गाई हु कॉल्ड मी एंड सेड कि सर ऐसा ऐसा कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा कि रेवेन्यू कहाँ से आता है आपका, पेड कोर्सेज हैं क्या? तो कह रहा है नहीं नहीं, अभी पेड कोर्सेज नहीं है हमारे। मैं तो बच्चों को जाके ऐसे ही बोल देता हूँ कि बच्चों को पैसे खत्म हो गया, डाल दो मेरे अकाउंट में, और वो डाल देते हैं, सब आ जाता है पैसा। मैंने कहा अच्छा। उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो अपने चैनल पे लाइव था और बैठ के बोल रहा है, मतलब मेरे से बहुत अच्छे से बात किया उसने, मतलब सब सही है, पैसे से कोई कमी नहीं है, अच्छे पैसे, यूपीआई यूपीआई कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो चैनल पे लाइव था, मैं देखा, ठीक है, और बोल रहा था कि यार अब मुझे सब बंद करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को कुछ पैसे दो वरना सब चला जाएगा, वगैरह वगैरह। पेटीएम नंबर दे रहा था अपना उस टाइम। ठीक है, तो ये है कि थोड़ा सा, हाँ, आई ऑलवेज बिलीव दैट ये सब काम ना करना पड़े कभी, है ना। आप हमेशा एक पेड मॉडल के बगैर आपका ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज हैव ए पेड मॉडल एंड सपोर्ट फ्री स्टूडेंट ऑल्सो। जैसे सुबह 6 बजे पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने फिर से, सुबह 6 बजे बच्चों को भी मन करता है कि फ्री में भी पढ़ाओ, तो वो भी कर रहे हैं हम साथ साथ, ठीक है। ओके, ऑल राइट, और बताओ क्या कंट्रोवर्सी में, बता दो यार। कंट्रोवर्सी मुझे खुद ही बहुत लेट पता चली, मैं तो यूट्यूब पे वीडियो वीडियो देखता नहीं हूँ। लोग बोलते भी हैं कि कंट्रोवर्सी हो गई, बोलो बोलो बोलो, मैं तब भी नहीं देखता हूँ, ठीक है। मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखता हूँ, नहीं देखना है वीडियो वीडियो, ठीक है। होगी कोई कंट्रोवर्सी, पता चल जाएगा, तो फिर टीम वाले बता देते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा है। तो मैं कहता हूँ तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, कुछ तो नहीं बोलना है तो नहीं बोलता हूँ, फिर मैं बैठा रहता हूँ आराम से सुनता रहता हूँ। ठीक है, टीम बताती रहती है कि ऐसा ऐसा। और एज ए स्टूडेंट तुम सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हो, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे बोलो इसके बारे में बोलिए, इसके बारे में बोलिए, इसके बारे में बोलिए, इसके बारे में बोलिए। अब पढ़ो यार। नहीं नहीं, धांसू वाले केस में तो मेरा रिएक्शन मैंने दिया है आज सुबह, तो वो पॉइंट नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि पेड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा हूँ एक्चुअली, कह लो आप ऐसे, है ना। आप पेड कोर्स में हो तो आप समझदार हो, तो आपके लिए बोलना आसान है। जैसे क्या होता है ना कि आप यूट्यूब पर आके सीधे लेट से आप बोलोगे कि मेरे को कभी पेड लेके नहीं आऊँगा, ऐसे बहुत लोग आते हैं शुरू में, ठीक है, कभी पेड कोर्स नहीं आएगा मेरा, बट समवेयर यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट, राइट। और पेड कोर्स से आपकी क्या होती है, क्रेडिबिलिटी भी आती है, बिकॉज इट्स, आपने पैसा लिया देन यू हैव टू डिलीवर, राइट। जब आप फ्री पढ़ा रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, यू डोंट हैव एनी लाइबिलिटी ना, बट व्हेन यू टेक मनी देयर इज ए लाइबिलिटी, देयर इज ए, आपको बच्चे ने पैसा दिया, आपको डिलीवर करना है फिर उसके बाद। तो यहाँ एक डिलीवरी की गारंटी भी होती है आपकी पेड कोर्स, है ना। एग्जामों की टी शर्ट चाहिए, देंगे बच्चों को भी कभी ना कभी, ओके, बट हम फोकस कर रहे हैं कि सस्ता कोर्स दें तुमको, देन हम आपको टी शर्ट दें। टी शर्ट भी महंगा है यार। ठीक है। टी शर्ट की उतने में तुम्हारा उड़ान बैच ले लोगे तुम, जितने में टी शर्ट आती है, ठीक है। ओके, संडे चर्चा नहीं देखते हैं क्योंकि देखने का मन नहीं करता, तो मत देखो। मैंने कब बोला तुम्हें मेरे हर वीडियो देखने हैं? नहीं देखने हैं। हम भी हर हफ्ते नहीं करते संडे चर्चा, नहीं करते हर हफ्ते, कभी कभी करते हैं जब मन करता है। तो फ्री कोर्स में पढ़ने का मन नहीं लगता, नहीं लगेगा, बिकॉज लुक अंडरस्टैंड, फ्री का मतलब क्या है, कोई कोई अटैचमेंट है ही नहीं उस चीज से ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, होता भी नहीं है। इसलिए हमेशा एक पेड बैच लेना चाहिए अगर आपको सिंसियरली पढ़ना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड है,
है ना, यहाँ आप आते हो, रोज 2-4 बातें बोलता हूँ, दिस इज मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो ऐसे लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे सब फ्री पड़ा है, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि कंटेंट, बैच का पर्पस सिर्फ कंटेंट नहीं होता है, बैच कंटेंट फॉलो करवा देता है। ठीक है, अब जैसे यूट्यूब पे वीडियो पढ़े हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ जब आप आते हो तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, आई एम टीचिंग यू, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। 6 AM की मॉर्निंग क्लास हम भी देखें क्या? अरे नहीं यार, कितना देखोगे तुम, उसके वीडियो बाद में मन करेगा देखा। अभी जैसे पेपर 2 का सोल्यूशन करवा रहा हूँ मैं, सीजीएल का, प्लेलिस्ट सेव करके रखो, बाद में कभी चला लेना। तुम सुबह 6 बजे उठ के कैसे आओगे? तुम ऑलरेडी 2-2 क्लास कर रहे हो अर्जुना की, रिवाइज करो, बाकी सब्जेक्ट पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, है ना? ओके, टी शर्ट खरीदोगे तुम लोग? नया रेवेन्यू का मॉडल ठीक है कभी मिलोगे मीटअप वूटअप में, दे दूंगा ऐसे ही। ठीक है, अब टी शर्ट तो नहीं बेचेंगे यार, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, कोर्स पढ़ाने का काम है हमारा, टी शर्ट बेचने लगे क्या? हाँ जी, चलो चलते हैं, अभी फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।